आज बहुत ही हमारे यहाँ पे गेस्ट स्पीकर भी यहाँ पर हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज और ज्ञान की सारी बातें आपको पता चलने वाली है। लेकिन कहते हैं कि आज महाराष्ट्र या तो पूरे इंडिया में जो एक त्योहार रहता है, उस त्योहार को वेलकम कहता हूँ मैं सभी को। मकर संक्रांति की जो एक मराठी में कहा जाता है तिळगुळ घ्या, गोड-गोड बोला, यानी मीठे मीठी बातें करना और ज़िंदगी में हमेशा मीठे रहना, मीठे रिलेशन रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज एक नया पर्व है, मकर संक्रांति की शुरुआत है और मैं आपको डेफ़िनेटली कहता हूँ कि जैसा हमने 31 दिसंबर को मैंने मेरे सारे लीडर्स, सारे कोर लीडर, सारे वॉरियर को मैंने कहा था कि जो 2023 जो साल है, ये जो साल है सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉक और इकोसिस्टम का ही है। ये मैंने कहा था। आई होप अगर मेरी आवाज़ आ रही है और हमारे सारे लीडर्स मुझे अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं तो अ, उनको ये मेरा सेंटेंस पता रहेगा कि जहाँ पे मैंने कहा था कि बस थोड़ा-सा कहते हैं कि समय की कहते हैं थोड़ी-सी मर्यादा, उस समय को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। लेकिन एक दोस्तों एक ट्रेनर रहने के नाते, टीचर रहने के नाते, मोटिवेशनल स्पीकर रहने के नाते मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स देकर मैं हमारे बहुत अच्छे मित्र और यहाँ पे गेस्ट स्पीकर है उनको इनवाइट करूँगा। जहाँ जो आपको एक रियल कहते हैं ना एक प्रैक्टिकल नॉलेज आज आपको यहाँ पे सिखाया जाने वाला है और हैंड होल्ड सपोर्ट कर बताया जाने वाला है। कहते हैं कि इस दुनिया में हमेशा सीखते रहना चाहिए और सीखते ये जो हमारा बिज़नेस है, ये बिज़नेस जो है, ये नॉलेज का बिज़नेस है, ज्ञान का बिज़नेस है। ओके? तो इस नॉलेज के और इस ज्ञान के बिज़नेस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस नॉलेज के बिज़नेस के साथ हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले नॉलेज लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है और एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। ओके, तो उस प्रोसेस से हम गुज़रने के लिए रेडी है और जा आशा करता हूँ कि सारे लोग आज जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, होप मैं अभी भी यहाँ पे अपेक्षा करता हूँ कि आप आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पर और ब्रॉडकास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें, ताकि इस आज के इस ज़ूम क्लास का आप बेनिफिट ले सकें, जो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती है और हमारे जैसा मैंने ऑडियो मैसेज भी डाला था मेरे ब्रॉडकास्ट में और ग्रुप में भी ऑडियो मैसेज डाला था कि आज जो स्पेशल गेस्ट स्पीकर आए हैं, उनका समय मिलता नहीं है, उनका समय हमने लिया है और पर स्टूडेंट ₹5000 फीस है, तो वो फीस ना देते हुए आपको यहाँ पे आज फ्री में इतने अच्छे नॉलेज और इतने अच्छे ज्ञान मिलने वाला है। तो हम ज जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा लोगों को ये समझ में आएगा कि कैसे ये डिसेंट्रलाइज़ की दुनिया है, सेंट्रलाइज़ की दुनिया है। इस इकोसिस्टम से हम कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये हमें सीखना है और हमेशा याद में रखना है कि एक कहते हैं कि सीक्रेट ऑफ टिप्स यही है कि हमेशा जो अकेले कामयाब होने में तो कुछ मज़ा नहीं है, टीम के साथ कामयाब होने में बहुत मज़ा है। तो आपकी जितनी भी टीम को आप यहाँ पर इनवाइट करेंगे, बुलाएँगे, तो वो सीखेंगे, समझेंगे और जब उनको नॉलेज आएगा, सीखेंगे, समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और हमेशा ज़िंदगी में आपको जो भी टाइम आपके ज़िंदगी में मिला है, उस टाइम को आप एक कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव वेल्थ क्रिएशन आइडियाज़ के लिए लर्निंग सीखना चाहिए। कैसे आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएशंस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। आज ब्लॉकौरा फाउंडेशन, ब्लॉकौरा इकोसिस्टम, पैनोरमा इकोसिस्टम ने आज अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट किया है कि 18 महीने में आज हम कंटिन्यू सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कहीं चैलेंजेस आए लेकिन जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी उनका एक बहुत अच्छा सेंटेंस रहता है कि ज़िंदगी में कभी भी जो तकलीफ आती है वो एक्चुअली तकलीफ नहीं तालीम रहती है। तो हम तालीम की एक-एक लेसन लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और ये तालीम जो है हमें एकदम स्ट्रॉन्ग बना रही है और जो वर्ल्ड का नंबर 1 जो प्रोजेक्ट इकोसिस्टम जिसको नेक्स्ट बिटकॉइन, बियॉन्ड द बिटकॉइन एंड बेटर देन बिटकॉइन ये जो है, ये क्यों है? इसकी सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी के बीच में हमारा जो परिवार है ब्लॉकौरा फाउंडेशन के परिवार में मैं इनवाइट करना चाहूँगा एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जो एक शेयर मार्केट ट्रेनर हैं, कोच है और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इनफैक्ट 2008 में हम एक बिज़नेस में एक साथ में थे और कहते हैं कि दुनिया गोल है, तो हमारे भी अच्छे कर्म के हमें फल मिलते जाते हैं। तो हम ही लकीली हम जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन में हम काम करते थे 2008 में तब मैं जहाँ पे ट्रेनिंग पे गया था, वहाँ पे वो मेरे लकीली रूममेट्स थे। तो हमारे इन्हें कैसे थे कि अभी हम ज़ूम में हैं तो हम उनको सर वगैरह बोल रहे हैं लेकिन हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो हम एक रूम में रहे। हमने वे कहते हैं कि हमारे ज़िंदगी की बिज़नेस जर्नी हमने साथ में सीखा है। तो
आज मैं उनको यहाँ पे मेरा सौभाग्य है कि हमारे अच्छे मित्र को एक यहाँ पे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ और इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे ग्रेट मेंटर आमिर खान देसाई सर को भी जाता है, क्योंकि हम जब 2008 में जब ट्रेनिंग में थे तो वो हमारे गुरु थे सिखाने के लिए, और आज भी वो यहाँ पर हमारे साथ में ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आमिर खान देसाई सर। और आज पूरे सारे फाउंडर, सारे कोर लीडर, सारे हार्ड कोर टीम के तरफ से मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ। सो आप सभी के तरफ से मैं दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक और मिठाई की, यानी तिलगुड़ या गोड़ गोड़ बोला, ऐसा जो कहते हैं कि मीठा देना है और मीठा लेना है। तो इन मीठे भावनाओं के साथ, इस मीठी जुबान के साथ और मीठे विचारों के साथ मैं वेलकम करता हूँ ग्रेट ट्रेनर एंड ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग मिस्टर नितिन पाटिल सर को मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। और नितिन पाटिल सर, आपका वेलकम है ग्लोबल ब्लॉकचेन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी वेलकम आवाज आ सर, रही है सर? वेलकम। यस सर, यस यस, क्लियर क्लियर, बहुत ओके अच्छा ओके आवाज आपकी आ रही है और आपका ओके। ड्रेसिंग भी आज बहुत जबरदस्त है, बढ़िया है एकदम। आपसे ही सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं आपको फॉलो करने की। ठीक है, वेलकम सर, यही एटीट्यूड रहता है, सीखने का एटीट्यूड एक बहुत जबरदस्त है। तो सर मंच आपके हवाले, और पूरा ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के सारे स्टूडेंट आपको यहाँ पर सुनने के लिए बेकरार है, समझने के लिए, सीखने के लिए रेडी है। तो जी ओवर टू यू बिल्कुल, सर। जी यस। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। मैं नितिन पाटिल आप सबका तहे दिल से इस आज के सेशन में स्वागत करता हूं। और जैसे कि इसाक सर अभी बोल रहे थे कि हम बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे के लिए, और ये सही है कि हम दोनों दोस्त भी हैं बहुत सालों से, तो ये तो चलता रहेगा। उनके साथ बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। और फिलहाल आप सबका में टाइम बहुत कम है अपने पास, तो हम क्या करेंगे अभी, सीधा हम जो आज का सेशन है, जिस सब्जेक्ट के लिए हम आज एक जगह पे आए हैं, एक वही चीज को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। किसी कोई अगर कंफर्म करे कि मेरी स्क्रीन। यस, क्लियर है सर, क्लियर है सर, एक्सेलेंट सर, क्लियर है। ओके ओके ओके। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है हम जो पढ़ने वाले हैं वो है C5 वर्सेस D5। अब C5 मतलब और D5 मतलब, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। C5 यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म है और D5 ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। C5 मतलब सेंट्रलाइज फाइनेंस और D5 मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अब फाइनेंस मतलब क्या? फाइनेंस मतलब पैसा, पैसे की दुनिया। जो आज हम दुनिया भर में चीजें देखते हैं, मतलब उसमें शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, इक्विटी कमोडिटी हो या फॉरेक्स हो, जो कोई भी हो, या बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, ये सारा कुछ आएगा फाइनेंस में। अब ये सारी चीजें जो चल रही हैं, अब तक जो चल रही थी, मतलब अब तक कह नहीं सकते, अब आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन अब तक जो चला है वो सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ही है। मतलब क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंट्रोल करने वाली कोई गवर्निंग बॉडी रहेगी, या तो कोई एक बंदा रहेगा जिसके कंट्रोल में सारा कुछ रहेगा, उसको कहा जाता है सेंट्रलाइज। अब ये हो गया सेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब क्या? वो बंदा या वो गवर्निंग बॉडी वो कंट्रोल करेगी वो सारा कुछ फाइनेंस का बिजनेस, वो हो गया सेंट्रलाइज फाइनेंस। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है? डीफाई। डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज। अब यहाँ पे अकेला बंदा या गवर्निंग बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करेगी, इसको कंट्रोल करेगी पूरी कॉम, यानी कि उसमें जो भी इन्वॉल्व है, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे मिलके उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। तो ये चीज बनती है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो यही चीज थोड़ा बहुत हम समझने वाले हैं, डिटेल में जाने वाले हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं, फर्स्ट लेसन में जाते हैं। इसमें जो है व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, पहले तो ये समझना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, जो मैंने अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। अब सेंट्रलाइजेशन मतलब कोई गवर्निंग बॉडी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मेरी कंपनी है जिसको मैं ओनर हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसको चला रहा हूं। तो मैं चलाऊंगा मेरे तरीके से, और यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं तो भी मैं खुद लूंगा, अकेला लूंगा, किसी से पूछना, सलाह लेना जरूरी लगा
तो लूंगा, अगर नहीं तो मैं खुद से ही डिसीजन लूंगा। या तो ऐसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जैसे कि वहां पे एक गवर्निंग बॉडी रहेगी, 10, 12, 50, 100, 200 लोग, जितने भी तय हैं उतने लोग वहां पे बॉडी में रहेंगे और खाली वही लोग उसके डिसीजंस लेंगे। मतलब डिसीजन मेकर्स कह सकते हैं हम लोग। कुछ डिसीजन मेकर्स के हाथ में अगर ऑर्गेनाइजेशन है और अकेले के है तो उसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। अब इसके बेनिफिट्स भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब बेनिफिट क्या होते हैं, यहाँ पे पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। मतलब क्या, डिसीजन करने में, डिसीजन मेकिंग में उनको ताकत दी जाती है। तो इस वजह से होता क्या है, इजी होता है डिसीजन लेना। अब दूसरी चीज इसमें होती है क्लियर चेन कमांड। मतलब क्या, यहाँ पे अब हम कह सकते हैं इसको हायरार्की भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिएगा, मैं एक कंपनी है जिसका मैं सीईओ हूँ, तो वहां से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक क्या होगा, कमांड दिए जाएंगे किसी को किसी को किसी को। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक बैंकिंग सेक्टर में एक बैंक है, बड़ी बैंक है, आईसीआईसीआई जैसी एक बैंक है। वहां पे होगा क्या, एकदम डाउन पे कौन होगा, एग्जीक्यूटिव्स होंगे। तो उसको कमांड कौन देगा, उसका मैनेजर देगा। मैनेजर को कौन कमांड करेगा, एरिया मैनेजर, उसको रीजनल मैनेजर, उसको जोनल मैनेजर, इससे स्टेट मैनेजर, और ऑल इंडिया का जो हेड होगा वो उसको कमांड करेगा। मतलब क्लियर चेन ऑफ कमांड जिसको बोलते हैं, इसको हायरार्की भी कह सकते हैं हम लोग, ये वो वहां पे होती है। और दूसरा, उसके बाद तीसरा क्या आएगा, फोकस्ड विजन। देखिए, हर किसी को उसका काम बता दिया गया है। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव को क्या करना है उसको बताया है, मैनेजर को क्या करना है वो बताया है, एरिया मैनेजर का काम उसको पता है। तो इस वजह से फोकस होते हैं लोग, ठीक है। और रिड्यूस कॉस्ट कर सकते हैं। चौथा क्या है इसमें, रिड्यूस कॉस्ट होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे से ज्यादा काम करवाया जा सकता है सेंट्रलाइज फाइनेंस में, उसके पैमाने से भी ज्यादा उसको काम हम देकर वहां से काम ज्यादा करवा के कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस, यहाँ पे एक आध कोई चेंजेस हमने करवाए हैं सिस्टम में या बदलाव करवाए हैं, तो वो क्या हो सकता है, इसमें कमांड होती है। फॉर एग्जांपल क्लियर चेन कमांड होने की वजह से, मतलब हायरार्की होने की वजह से, उसको हमने बता दिया कि ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे चेंजेस करने हैं, इनकी सैलरीज हमें कम करने हैं, तो कम करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आध ऐसा डिसाइड हो गया कि एरिया मैनेजर को अभी एक नहीं दो दो एरिया कवर करने हैं, ये डिसीजन करना है, तो इमीडिएट हो जाता है। तो इस तरह से वहां पे क्विक इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी वर्क, प्रेशर डाल के काम करवा के वहां पे क्वालिटी पे फोकस करके क्वालिटी वर्क भी वहां से लिया जा सकता है। अब ये हो गए सेंट्रलाइजेशन के फायदे। अब डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कुछ। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप होती है, मतलब नौकरशाह तानाशाह क्यों हम कह सकते हैं। लीडरशिप जो होगी, फॉर एग्जांपल एक बड़े लीडरशिप पे है, एक आध एग्जांपल के लिए हम जोनल मैनेजर है समझ लीजिए, वो क्या करेगा, उसकी लीडरशिप इतनी दबाव डालेगा टीम पे, उससे उसकी वजह से उसको फॉलो कोई नहीं करेगा, लेकिन काम करेगा, लेकिन उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको पसंद नहीं करेगा। इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप भी होती है वहां पे। अब रिमोट कंट्रोल से तो चलता ही है सेंट्रलाइजेशन, मतलब कोई भी हायर अथॉरिटी होती है वो सब टीम को या ऑर्गेनाइजेशन को रिमोट से ही चलाती है। डिले इन वर्क हो सकता है, क्यों, कारण है, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते और वो आपको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली उसका कुछ नहीं सुनोगे। आप अगर उसको पसंद नहीं करते तो आप काम भी नहीं करोगे, आप सोचोगे क्या ज्यादा पगार देने वाले हो क्या, तो इस वजह से आप क्या करोगे, इसमें काम भी डिले कर दोगे, लेट कर दोगे, अब हो सकता है तो भी नहीं करोगे। तो ये चीजें होती है, डिले हो सकती है। और लैक ऑफ एम्प्लॉय लॉयल्टी, अगर मुझे पगार उतना ही मिलने वाला है तो मैं ज्यादा काम करके क्या करूंगा, क्या फायदा है मेरा, कंपनी का तो फायदा हो रहा है, मेरा क्या होगा। तो ये मेरा क्या होगा, ये सोच बन जाती है अगर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी। तो ये कुछ चीजें हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में। अब डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का एक बढ़िया एग्जांपल बोलेंगे तो वो होता है चुनाव। देखिए, हमारे यहाँ एक ऐसी सिस्टम बन गई है
कि एक सेंट्रलाइज गवर्निंग बॉडी को तय करने के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम यूज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, हमें कुछ एमएलएज स्टेट होगा तो कुछ एमएलएज को चुनने के लिए हम चुनाव करते हैं सारे मिलकर। अब इस चुनाव कर रहे हैं सारे मिलकर, मतलब सारे उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन सब डिसेंट्रलाइज होके चुन रहे हैं किसको? एक गवर्निंग बॉडी को, जो कि सेंट्रलाइज बन जाएगी आगे जाके वो पूछेगी नहीं बाकी सब लोगों को, भाई हम ये डिसीजन लेने वाले हैं, आपको पसंद है क्या? क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको चुन के दिया है, वो अथॉरिटी उनको दे दी। मतलब ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे हिसाब से कि हम एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, एक सेंट्रलाइज बॉडी चुन रहे हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है मेरे हिसाब से। मैं हर बार इसी एग्जाम्पल को देता हूँ एज ए डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जाम्पल देने के लिए। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, अगर एग्जाम्पल डिसेंट्रलाइज का लेंगे हमारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, तो क्रिप्टो करेंसी हो, ये तो एक ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज का एक बढ़िया नमूना है। इसमें होता क्या है कि कंट्रोल किसी एक बंदे के पास नहीं रहता, सारे लोग मिलकर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसको एक्सपांड कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स देखिए क्या क्या है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सारे लोग अपना है सोच के काम करेंगे। किसी एक का अगर रहेगा तो वो नहीं करेगा, लेकिन हर किसी को उतना ही बेनिफिट रहेगा तो हर कोई क्या करेगा? बहुत ज्यादा तो पैमाने पे उस पर इन्वॉल्व होगा, काम करेगा। और डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग लोग होंगे, मतलब किसी के क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी, किसी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, तो अलग अलग काम अलग अलग लोग अलग अलग सेगमेंट में करते जाएंगे, तो उसका काम भी बढ़ेगा। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग क्षेत्र में भी हम ज्यादा काम कर सकते हैं, ये एक उसका बेनिफिट है। दूसरा है क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए, क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों होगा? क्योंकि कोई भी डिस्कशन हो। तीसरा पॉइंट देखिए, इफिशिएंट कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक जगह पे सबको एक ही विषय पे पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसके लिए भी हम चुनाव एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक बंदे को, वहां पे खड़े 50 लोग होंगे, फिर भी हमने क्या किया? एक ही बंदे को चुन के दे दिया। इस वजह से होता क्या है, डिसीजन जो होता है लोगों की ओर से डिसेंट्रलाइज होता है और एक ही बंदे को होता है। इस वजह से कम्युनिकेशन कैसे किया है कि हमें एक बंदे को चुनना है, ये हमारा कम्युनिकेशन है, एक ही जगह पे होने की वजह से। तो ये एक बेनिफिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। ईज ऑफ एक्सपेंशन। बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से एक्सपेंशन करना तो बहुत आसान होता है। बेटर सुपरविजन हो सकता है और कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, लोग इन्वॉल्व ज्यादा हैं, खुद का सोच के कर रहे हैं, तो इस वजह से उसका सुपरविजन भी बेटर होता है, कंट्रोल भी बेटर रहता है। रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव। अगर ब्लॉक ओरा का ही सोचेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर ये डिसेंट्रलाइज वे से अब अगर डीफाई स्टार्ट हो गई, उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, मैनुअल इंटरफेरेंस बंद हो गया, एक फाइनल डिसीजन होके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन के अपना प्रोजेक्ट चलना शुरू हो गया, तो यहाँ पे काम किसी का नहीं होता। अब रिलीफ किसको मिलेगा? ये डेवलप करने वाले टॉप एग्जीक्यूटिव कौन है? फिरोज सर हैं, उनको भी रिलीफ मिलेगा, नितिन सर हैं, उनको मिलेगा, रियाज सर को मिलेगा, ताकि वो लोग क्या करेंगे, बाकी जो चीजें हैं एक्सपेंशन के हिसाब से और बढ़िया करने के हिसाब से उस पे काम करना शुरू कर देंगे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हम ब्लॉकचेन का ही ले लेते हैं। ब्लॉकचेन, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें क्या आ सकते हैं? उसमें गैस फीस ज्यादा आ गई, होने लगी, खर्चा ज्यादा होने लगा, स्पीड कम हो गई अपनी, मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए कि जिसको स्पीड ज्यादा चाहिए, तो ये हम डेवलप करने के बाद उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक बार डेवलप हो गया उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब बाहरी दुनिया के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अपने सिस्टम में आ सकते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। नैरो प्रोडक्ट लाइन दूसरा उसका डिसएडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल, हमने समझ लीजिए एक प्रोडक्ट बना दिया जो अभी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे चल के वो चलेगा नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं
जिसमें वीसीआर जब आया तब ऐसा लगता था कि वीसीआर जिसके पास है वो सबसे मतलब बड़ा है गांव में। हमारे जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ होता कैसे था, किसी के घर में अगर वीसीआर है तो हम उसको बोलते थे कि ये सबसे बड़ा बंदा है गांव में का। अब जाके क्या होगा, उसके बाद क्या हो गया, अगर वही प्रोडक्ट आज भी रहता तो चलता क्या, नहीं चलता। क्यों? उसमें चेंजेस होते गए, और उसके बाद वीसीआर के बाद सीडी प्लेयर आ गया, या पेन ड्राइव से चलने वाली डिवाइसेस आ गए। अब तो सीधा मोबाइल से ही चलने लगे, वीडियो भी अभी मोबाइल पे आ गए। तो मतलब उसमें डेवलपमेंट भी जरूरी होता है, हिसाब से टाइम के हिसाब से डेवलप करना डिफिकल्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन में। और इस सभी के वजह से कभी कभी वो एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के होते हैं। अब अगर देखेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम के कुछ एक दो एग्जांपल हम देखते हैं ताकि समझ जाएं कि सिस्टम चलता कैसे है। इसमें पहले तो हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम का, सेंट्रलाइज सिस्टम में बैंकिंग कैसे काम करती है, और सेंट्रलाइज सिस्टम में मनी ट्रांसफर, जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होती है वो कैसे चलती है, और सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनांस हो, वजीरेक्स हो, ये सारे सेंट्रलाइज हैं। तो ये कैसे चलते हैं, इनको थोड़ा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे, एक बैंक जो सेंट्रलाइज बैंक होती है, कोई भी बैंक ले लो, अभी फिलहाल तो इंडिया में कोई भी डिसेंट्रलाइज बैंक नहीं है, सारे के सारे सेंट्रलाइज बैंक है। कोई भी बैंक का अगर एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि बैंक के दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है लेंडर, दूसरा होता है बोरोवर। लेंडर मतलब जो डिपॉजिट देगा, एफडी करेगा, आरडी करेगा, या सेविंग अकाउंट में पैसा डालेगा। मतलब बैंक के लिए क्या है, वो जमा करता है, और वो जमा करता एक पार्ट हो गया। और दूसरा कौन रहेगा बैंक का इंपॉर्टेंट पार्ट, बोरोवर। मतलब जो आया हुआ पैसा है वो कोई तो लोन लेके जाएगा, तो वो लोन लेके जाएगा तभी बैंक एफडी करने वाले को क्या देगी, रिटर्न देगी, इंटरेस्ट देगी। समझ लो कि मैं एक 10 लाख रुपए का एफडी कर रहा हूँ, बैंक क्या कहती है मुझे, मैं आपको 6% से सालाना ब्याज दूंगा। अब सालाना 6% ब्याज दूंगा ये सोच के बैंक देगी, सोच के एफडी कर किसी ने बैंक में कर दी, मैंने कर दी बैंक में। अब बैंक मुझे कब देगी 6%, अगर वो बैंक आगे किसी को ज्यादा ब्याज से, इंटरेस्ट से देगी और वो प्रॉपर रीपेमेंट करेगा, तब जाके वो क्या करेगा, बैंक अपने को एफडी पे रिटर्न देगी। अब समझ लो कि कोई बंदा आ गया, अलग अलग बैंक तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स में लोन देती है। फॉर एग्जांपल होम लोन है, व्हीकल लोन है, मॉर्गेज लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, बहुत सारे लोन होते हैं अलग अलग। उसमें किसी बंदे को 10% से एक 10 लाख रुपए बैंक ने क्या किया, ब्याज पे लोन दे दिया। अब समझ लीजिए, एफडी पे हमें 6% देने हैं, और हमने उसी पैसे को किसी नए बंदे को दे दिया 10% से। अब होगा क्या, अगर देखिए, अब ये सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम सेंट्रलाइज होने की वजह से पैसा किसका है, मेरा है, मैंने पैसा जमा किया बैंक में। अब मेरे पैसे को किस तरह से यूज करना है, इसका कंट्रोल मेरे पास है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब इसी को कहते हैं सेंट्रलाइज। मतलब मेरा पैसा है, मेरे ही बैंक के अकाउंट में दिख रहा है, लेकिन खाली मेरे पेपर पे है, अकाउंट में है, लेकिन इसको कैसे और कहाँ यूज करना है, ये डिसीजन कौन कर रहा है, गवर्निंग बॉडी, जो उसकी सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, वो उसको डिसाइड कर रही है कि इस पैसे को कहाँ और कैसे यूज करेंगे। अब चलो, ये हो गया पैसे का यूज करने का डिसीजन गवर्निंग बॉडी ने ले लिया। अब समझ लीजिए, बैंक किसी और को 10 लाख रुपए लोन देती है 10% से, यहां से 6% लिया, यहाँ पे 10% दे दिया। अब बैंक को उस बंदे ने, समझ लो इसाक सर है, इसाक सर ने 10 लाख रुपए ब्याज पे लिया, 10% प्रॉपर उन्होंने बैंक में जमा कर दिया। अब 4%, 6% तो किसको देना है, जिसने एफडी रखी थी उसको देना है, मुझे मिल गया। अब 4% क्या हो गया, 4% ये है ना बैंक का प्रॉफिट हो गया। अब ये 4% बैंक का प्रॉफिट हो गया, बैंक कहेगी कि 2% मेरा मैनेजमेंट का खर्चा है, सैलरीज, ये एक्सपेंसेस, ये सारा है, अब ये मैं खर्चा करूंगा। उन्होंने वो खर्चा कर दिया, अब बचे 2%। अब ये 2% क्या करना, इसका डिसीजन भी कौन लेगा, वही सेंट्रलाइज गवर्निंग बॉडी। देखिए, पैसा तो हर किसी का है,
शेयर होल्डर बहुत सारे हैं बैंक में। अगर आप एग्जांपल ही लेंगे आईसीआईसीआई बैंक का, 700 करोड़ उसके शेयर होल्डर हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर 700 करोड़ है। और अगर आप देखोगे प्रमोटर के पास कितना है, 100 करोड़। 600 करोड़ किसके पास है, पब्लिक के पास। मतलब पब्लिक ने 600 करोड़ शेयर्स ले रखे हैं बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक के, लेकिन डिसीजन लेने में 600 करोड़ इन्वॉल्व है क्या? 600 करोड़ जिनके पास हैं शेयर्स, वो लोग ये 2% जो बचा है इसका क्या करना है, इसका डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्निंग बॉडी। अब ये लोग क्या करेंगे किसको पता है? अगर वो उनकी नीयत अच्छी है तो बढ़िया करेंगे, अगर उनकी नीयत खराब है तो उनके हिसाब से करेंगे, उनको सॉरी उनको बेनिफिट देने वाली चीजें वो करेंगे। तो यही एक दिक्कत होती है सेंट्रलाइज सिस्टम में। तो यही समझाने की कोशिश है हमारी आज की कि सेंट्रलाइज सिस्टम में दिक्कतें क्या क्या है। ये एक हो गया एग्जांपल बैंकिंग का। देखिए दूसरा, अब मनी ट्रांसफर जो होता है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, ये भी फाइनेंस का ही एक पार्ट है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मनी ट्रांसफर में सेंट्रलाइज बॉडी कितना वर्क करती है और उसका डिसएडवांटेजेस हमें कितना भुगतना पड़ता है, नुकसान हमें कितना भुगतना पड़ता है, वो देखती है। देखिए समझ लीजिए मैं एक बंदा हूं जिसको अमेरिका में क्या करना है, पैसा भेजना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं जाऊंगा मेरे लोकल बैंक में। मैंने बैंक में जाके पैसे जमा कर दिए। अब वो क्या करेगी बैंक, मैंने कहा कि यूएस में मेरे फ्रेंड के अकाउंट में ये जमा करना है, तो लोकल बैंक करेगी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को कम्युनिकेट, जो कि दोनों तरफ रहेगी। फॉर एग्जांपल उसका इंडिया में भी क्या होगा, बैंकिंग होगा, और यूएस में भी बैंकिंग होगा। तो ये लोकल बैंक उससे कम्युनिकेट करी, लोकल बैंक अभी सॉरी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अमेरिका में जो ब्रांच है उससे कम्युनिकेट करेगी। अब अमेरिका में जिस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक है अमेरिका में, उसी बैंक में मेरे फ्रेंड का अकाउंट होगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं। तो वो बैंक क्या करेगी, मेरे फ्रेंड के अकाउंट जिस बैंक में है उससे कम्युनिकेट करेगी और वहां पे पैसा ट्रांसफर करेगी। अब देखिए इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो गए। मेरी लोकल बैंक हो गई, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हो गई इंडिया में, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हो गई अमेरिका में, और लोकल बैंक हो गई अमेरिका में मेरे फ्रेंड की। अब ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब इस वजह से होता क्या है कि इन सारे लोगों के चार्जेस किसको पे करने पड़ेंगे अभी? मुझे, क्योंकि मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं। अब ये चार्जेस पे करते वक्त मुझे ये जो इन्वॉल्व है उनको तो करना ही होगा। अब दो और लोग इनमें इसमें चार्जेस लगाते हैं, वो है इंडियन गवर्नमेंट भी लगाएगी और यूएस गवर्नमेंट भी लगाएगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर हो रहा है। देखिए तो ये इस सेंट्रलाइज सिस्टम का एक क्या होता है कि ये बहुत दूर से घूम घूम के पैसा जाता है और इसका खर्चा बहुत ज्यादा जो सेंडर है या रिसीवर है उन लोगों को मतलब बेयर करना पड़ता है। अगर समझ लीजिए यही अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम होती, डिसेंट्रलाइज वे से होता, तो ये बीच वाले सारे गायब हो जाते और डायरेक्टली क्या होता, पैसा ट्रांसफर होता। उसका भी हम एग्जांपल आगे देखेंगे। तो ये एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे चलती है, उसमें किन किन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ये हो गया। अब अगली एक चीज है वो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ट्रेडिंग एक्सचेंजेस। मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बाइनांस ले सकते हैं, वजीरेक्स ले सकते हैं, पिछले दिनों एक एफटीएक्स नाम से जो एक्सचेंज बंद हो गया उसका भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, क्या होता है सबसे पहले तो मुझे इन किसी भी एक एक्सचेंज में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा खाता ओपन करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, अकाउंट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी अकाउंट में मेरे बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब बैंक अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, मतलब अब तक जब तक ये मेरे बैंक अकाउंट में था, मेरे नाम से था, तब तक उस पे मेरा कंट्रोल था। अब मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया, अब मेरा कंट्रोल इस पे है नहीं। अब किसका कंट्रोल है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब वो एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लीजिए, उसके कंट्रोल में मेरा पैसा चला गया। अभी अब मैं वहां जाऊंगा, मुझे दिख तो रहा है, वहां पे बैलेंस दिख रहा है, मैंने 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे, वो 1 लाख रुपए वहां पे दिख रहे, लेकिन अभी है किसके पास, किसके अकाउंट में है वो पैसा? एक्चुअल में देखेंगे तो एक्सचेंज के अकाउंट में पैसा है। अब एक्सचेंज उसके बदले में मुझे वहां एक डिजिट दे रही है, नंबर्स दिखा रही है।
मेरे अकाउंट के हिसाब से। अब मैं क्या करूंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा करेंसी में, फिएट करेंसी जो मेरी होगी उससे मैं क्या करूंगा, दूसरा क्रिप्टो करेंसी खरीद लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यूएसडीटी खरीद लिया, इथेरियम खरीद लिया, बाइनांस खरीद लिया, या मैंने बिटकॉइन खरीद लिया। इनमें से मुझे जो पसंद हो वो मैंने क्या कर लिया, उस अमाउंट से क्रिप्टो खरीद लिया। अब क्रिप्टो खरीद लिया, मेरे वॉलेट में वहां पे भी दिख रहा है, लेकिन वो वॉलेट का कंट्रोल मेरे पास है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो कंट्रोल किसके पास है? उसी एक्सचेंज के पास। मुझे दिख रहा है खाली, मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, इधर उधर घुमा सकता हूँ, लेकिन अभी के अभी 1 सेकेंड में मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे कंट्रोल वाले वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा, तब तक वो उसके ही कंट्रोल में है। अगर उसका वॉलेट एड्रेस देखोगे, उस वॉलेट एड्रेस को ओनर कौन होगा? एक्सचेंज ओनर। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यूएसडीटी लिया है, उससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 1-2 पेयर में कर रहा हूँ, 4 पेयर में कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस कर रहा हूँ, ये सारा कुछ उनके ही अकाउंट में कर रहा हूँ। और उसके बाद मुझे लगा कि भाई अभी मुझे है ना प्रॉफिट हो गया है, लॉस हो गया है, जो भी हुआ है, बचा हुआ जो क्रिप्टो करेंसी है, जो भी कॉइन या टोकन्स है, मुझे है ना मेरे वॉलेट में चाहिए। अब देखिए हुआ क्या कि मैंने उसको विड्रॉल कर दिया। अब विड्रॉल करके मेरे वॉलेट में आ गया, फॉर एग्जांपल वो मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आएगा या मेटामास्क में आएगा, सेपवाल में, किसी वॉलेट में मैंने विड्रॉल ले लिया। अब देखिए मैंने पैसा ट्रांसफर किया और वॉलेट में क्या आ गया? कॉइन आ गया। इसके बीच वाला जो काम है किसके पास था? एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास। ये सब कुछ मैंने किया, प्रॉफिट लॉस जो भी किया, ये किसके दम पे किया? एक्सचेंज के दम पे किया। उसके मतलब उस पे मैंने यकीन रख के किया कि ये पैसा सेफ है सोच के। लेकिन इसी का एक बेनिफिट क्या हुआ, एक एफटीएक्स का क्या हुआ है आप सबको पता है। फिरोज सर ने तो 2-3 बार उस इंसिडेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। शॉर्ट में 1-2 मिनट में मैं भी उसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, पैसा लोगों का एफटीएक्स एक्सचेंज में क्या हुआ था, बहुत जमा था। तो लोग क्या करते थे, ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने के लिए उनको क्या देना है, सिर्फ खाली नंबर देना है। लेकिन वॉलेट में किसके करेंसीज थे, मतलब कॉइन्स या टोकन्स किसके वॉलेट में थे? वो एफटीएक्स के थे। उन्होंने क्या किया, उसको आगे जाके यूज किया और वहां पे लॉस कर दिया। अब लॉस करने की वजह से हुआ क्या, जब भी विड्रॉल किसी ने डाला, उसको देने के टाइम, उसको देते वक्त उसके वॉलेट में विड्रॉल देने के लिए पैसा नहीं था, वो मतलब टोकन्स या बिटकॉइन, यूथेरियम, यूएसडीटी नहीं थे। तो इस वजह से विड्रॉल रुकने लगे। तो मतलब क्या, हमारा पैसा कोई और यूज कर सकता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में। तो ये दिक्कत होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम में ये दिक्कत होती है कि वहां पे अपना कंट्रोल बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसी वजह से क्या होता है, उन पे यकीन रखना, मैंने कहा ना वो रिलायबल नहीं है, यकीन रखना इंटेंशन पे, उनके इंटेंशन पे, उनकी नीयत पे यकीन रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से सिस्टम में क्या आ गया, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ये सारी चीजें हो सकती हैं क्या, मतलब एक्सचेंज का काम हो सकता है क्या, मनी ट्रांसफर हो सकता है क्या, बैंकिंग भी चल सकता है क्या डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो ये थोड़ा हम समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब बैंकिंग जो है, हमने क्या देखा कि एक बैंक है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, और डिपॉजिटर है, और मतलब लेंडर है और बोरोअर है, मतलब डिपॉजिट कर रहा है कोई, लोन कोई ले रहा है। अब इन दोनों को जोड़ने वाली बैंक थी। अब डिसेंट्रलाइज बना दिया तो कौन मालिक हो गया, पब्लिक ही उसकी मालिक होगी। अब इसी वजह से बैंकिंग की जगह किसने ले ली है, P2P, पीयर टू पीयर बैंकिंग सिस्टम में। अब इसका 2 एग्जांपल ऑलरेडी इंडिया में कोई नहीं है, लेकिन अमेरिका में 2 ऐसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर रहे हैं। उनके नाम मैं भूल गया एक्चुअली, वो नोट करना जरूरी था लेकिन जल्दबाजी में भूल गया। मैं अगली बार डेफिनेटली उसको आप सबको शेयर करता हूँ। 2 ऐसे हैं जो पीयर टू पीयर क्या कर रही हैं, ट्रांजैक्शन कर रही है।
मतलब ये एक्चुअली समझ लेते हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से होता कैसे। अब वही एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख का एफडी है, 1 लाख रुपए का मुझे लोन लेना है, देना है। अब इसकी जगह किसने ले ली? इसकी जगह क्रिप्टो करेंसी या टोकन्स ने, क्रिप्टो टोकन्स ने ले ली। अब इस वजह से हुआ क्या, मुझे 1 लाख का बिटकॉइन, समझ लीजिए 1 लाख वैल्यू का बिटकॉइन मुझे डिपॉजिट करना है इंटरेस्ट के लिए, और 1 लाख रुपए का किसी को चाहिए लोन, जो 1 लाख रुपए क्या करेगा, लोन लेगा और उसका यूज करेगा। अब बैंकिंग में होता कैसे था कि बैंक में जाके डिपॉजिट करता था, और लोन लेने वाला क्या करता था, मेरा घर है, मेरा जमीन है या गाड़ी है, इसको मैं ये मेरा गोल्ड है, इसको मैं हाइपोथिकेशन या मॉर्गेज करके आपसे मैं लोन ले रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ। अब यहाँ कैसे होता है पी टू पी में, मैंने मेरा क्रिप्टो करेंसी 1 लाख रुपए का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया, जिसमें किसी को अगर लोन चाहिए तो मैं देने के लिए रेडी हूँ। अब समझ लीजिए कोई है जिसको 1 लाख का डिपॉजिट करना है एफडी के हिसाब से, उसको रिटर्न चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, इस हिसाब से वो डिपॉजिट कर रहा है। अगर मैं हूं जिसको मुझे लोन चाहिए, अब मैं क्या करूंगा, समझ लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए का कोई भी असेट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इथेरियम है, बिटकॉइन है, कोई भी है। अगर मैं क्या सोच रहा हूं, ये 1 लाख रुपए का मैं असेट बेच के पैसा लेके मैं घर में खर्चा करूंगा तो खर्च हो जाएंगे। मैं सोच क्या रहा हूं कि चलो इसको मैं ना लेंड कर देता हूं, मतलब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल देता हूं। अब उसके बदले मुझे 80,000 रुपए अगर कोई अलग क्रिप्टो करेंसी का लोन मिलता है कुछ ब्याज पे, तो मैं ले लेता हूं। तो मैंने क्या किया, 1 लाख के इथेरियम दे दिए, 80,000 के यूएसडीटी मैंने लोन पे लिए। अभी 1,000 वहां पे मैंने मॉर्गेज कर दिए, जैसे कि घर करते हैं, गोल्ड करते हैं। यहाँ पे एक ही चीज है, आप लेंडिंग करते वक्त भी और बोरो करते वक्त भी, दोनों में भी क्रिप्टो ही होना जरूरी होता है। ठीक है, अब मैंने इथेरियम कर दिए वहां पे और यूएसडीटी ले लिया। अब यूएसडीटी ले लिया, यूएसडीटी से खर्चा करके मेरा घर मैंने कंप्लीट कर दिया, समझ लीजिए एग्जांपल के लिए। अब मुझे क्या करना है कि उस 80,000 को 10% सालाना के हिसाब से यूएसडीटी ब्याज समझ के ज्यादा देना है, जिसने पी टू पी में मुझे लोन दिया है। फॉर एग्जांपल जिस किसने भी दिया है उसको देना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, उसका ईएमआई के हिसाब से हफ्ते 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 हर महीने मैंने भरते 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 10% के हिसाब से उसको दे दिया। अब इसमें क्या हो गया, 1 लाख का इथेरियम मेरा वहां पे था, मॉर्गेज पड़ा हुआ था, गारंटी के लिए पड़ा हुआ था, तो उसकी वैल्यू जो अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होगी उसका बेनिफिट तो मुझे मिल रहा है। अगर मैं उसको बेच के घर में खर्चा करता तो होता क्या, मेरा एसेट खत्म हो जाता। अब इसकी वजह से मैंने क्या किया, उसको लेंड करके वहां से मैंने लोन लेके मेरा खर्चा किया, और जो उसका रेट अप्रिशिएट या डिप्रिशिएशन जो भी होगा उसका बेनिफिट मैं उठा सकता हूं इस हिसाब से। इसको बोलते हैं पी टू पी। यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे करते हैं हम लास्ट में 1 मिनट में देख लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से चलती है बैंकिंग। अब ये शुरू हो गया है एक्चुअली कहाँ पे, अमेरिका में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ग्रुप में शायद हो गया बाद में तो भी वो भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग चालू हो गई है अभी, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो रहा है। अब ये तो आप सबको पता है कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में जो दिक्कतें थी वो तो ब्लॉकचेन और बिटकॉइन आते ही ये सब प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि इसमें बीच में जो बैंकिंग सिस्टम काम कर रही थी वो पूरा निकल गई। अब मैं यहाँ बैठ के अमेरिका में बैठे मेरे दोस्त को बिटकॉइन भेज सकता हूँ, मैं अमेरिका में बैठे बंदे को यूएसडीटी भेज सकता हूँ, अमेरिका में बैठे मेरे दोस्त को मैं टीबैक भी भेज सकता हूँ। इसमें कोई बीच वाला बंदा नहीं होगा, सेंट्रलाइज अथॉरिटी की जरूरत नहीं होगी ब्लॉकचेन की वजह से। ये तो एक सॉल्यूशन ऑलरेडी हम सबको पता है। अब देखिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज में होता क्या था, पैसा भरने के बाद वॉलेट में आने तक ये जो टाइम पीरियड है ना बीच वाला, इसमें कंट्रोल किसके पास था, मैं ट्रेड कर रहा हूं, प्रॉफिट लॉस कर रहा हूं, ये मेरा काम था। लेकिन असेट का कंट्रोल जो था सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास था। अब ये भी डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग एक्सचेंज की वजह से क्या हो गया है, पूरा का पूरा खत्म हो गया, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गया है। वो कैसे,
देखिए स्वैपिंग एक्सचेंज कैसे चलते हैं, क्या काम करते हैं, इसका जो कुछ भी सेशन था, सबसे बढ़िया सेशन था, अमीर सर ने ऑलरेडी सबको लिया है। शायद मेरे ख्याल से यहाँ आए हुए सारे लोगों ने वो अटेंड किया भी होगा। अगर किया नहीं होगा तो सर को हम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर से उस सेशन को लेने के लिए, ठीक है? तो वो आप अटेंड करिए। मैं ज्यादा वो सब चीजें रिपीट करते बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन रिवाइज करके हम आगे जाते हैं। स्वैपिंग एक्सचेंज किस तरह से काम करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन पे फोटो शेयर किया है कि यहाँ पे दो लोग होते हैं। एक होता है ट्रेड करने वाला, लेने वाला, देने वाला, और दूसरा होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर एलपी, जिसको फिरोज सर बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एग्जाम्पल के लिए 100 इथेरियम हमने डाले हुए हैं बीच में, और 1000 टोकन डाले हैं। मतलब एक 10 टोकन की वैल्यू एक इथेरियम है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 10 टोकन की वैल्यू एक इथेरियम हो गई। अब ये लिक्विडिटी तो क्रिएट कर दी गई, इसमें कौन पार्टिसिपेट हो रहा है? इंडिविजुअल अकेला एक्सचेंज है क्या? नहीं, इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है। समझ लीजिए मैं भी इसका हिस्सा बन सकता हूं, आप भी बन सकते हो, हर कोई इसमें लिक्विडिटी ऐड कर सकता है। ऑलरेडी पिछले कई दिनों से हम लोग मुझे मेरे ख्याल से 10-15 दिनों के पहले से बहुत सारे लोगों ने 3.0 में यूनिस्वैप में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ऐड कर दी। हम सब ने मिलके अप्रोक्सीमेट वहां पे $2 लाख का अभी लिक्विडिटी पूल बन गया है, और वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी बहुत ज्यादा बन गए हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है, अगर नहीं है तो वो समझ लीजिएगा कि कैसे काम करता है, बहुत बढ़िया काम होता है। अब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गए। अब अगर कोई आ रहा है तो क्या करेगा, खरीदने आ रहा है तो महंगे में खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी प्राइस चल रहा है 100 रुपए, और कोई आ रहा है तो 101 रुपए में लेके जाएगा। और समझ लीजिए कोई बेचने आ रहा है तो क्या होगा, 99 रुपीज में वो बेच के जाएगा। मतलब ये जो बीच वाला जो प्रॉफिट है वो किसका बनता है? जो लिक्विडिटी ऐड कर रहा है उसका बेनिफिट बनता है। अब एक्सचेंज में जब था, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में था, यही चीज कौन कर रहा था? अकेला लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन रहा था। कौन? सेंट्रलाइज एक्सचेंज। और वो एसेट किसके यूज कर रहा है? हमारे ही एसेट यूज कर रहा है, हमें ही लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, और पैसा भी खुद कमा रहा है। ये चीज वहां से निकल के अब स्वैपिंग एक्सचेंज में आने की वजह से वो सारा कुछ बेनिफिट किसको मिल रहा है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर को मिल रहा है। अब इसकी वजह से दो चीजें कम हो गई। एक तो मैनिपुलेशन कम हो गया। मैनिपुलेशन कैसे कम हो गया? देखिए अगर यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर है और कोई बहुत ज्यादा खरीदने आ गया तो उसको बहुत ज्यादा रेट अप्रिशिएट करके लेना पड़ेगा, और वही चीज वो बेचने जाएगा तो डिप्रिशिएट हो जाएगी। इसकी वजह से वो बेचने जाएगा तो लॉस होगा, खरीदने जाएगा तो महंगा पड़ेगा। तो इस वजह से जो मैनिपुलेशन है वो बहुत कम होगी। इसमें मैनिपुलेशन बहुत कम होने की वजह से, कम का नहीं, वहां यहाँ पे होगी ही नहीं, क्योंकि 100 रुपए का देगा और 99 रुपीज का लेगा, ये तो कोई मतलब प्रॉफिट वाला सौदा होता नहीं है, तो कोई करेगा नहीं। मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं होता। यही चीज सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होती थी, अब पैसा भी हमने उसके पास पार्क कर दिया, अब वो खुद भी खरीद रहा है। मतलब एक आध जगह पे क्या होता है कि मैनिपुलेट करने के लिए हमारे ही एसेट्स यूज करके कोई एक टोकन को की वैल्यू बढ़ा भी रहा है, घटा भी रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा माल है। तो ये चीज लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी पूल में नहीं होती। अब यहाँ पे प्राइस जो है इम्पैक्ट कैसी करती है, ये ऑलरेडी बहुत बार हमने सुना है। तो ये आप सबको पता है कि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज को रिप्लेस कैसे कर दिया है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ने, स्वैपिंग एक्सचेंज की वजह से। ठीक है, अब हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि पैनोरामा नाम से कोई स्वैपिंग एक्सचेंज आ रहा है। वो हमारे ब्लॉक और कम्युनिटी का एक पार्ट है, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन से एक सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन वाली एक्सचेंज है। तो ये भी इसी तरह से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और पूल में काम करती है क्या? सेम है क्या? सबके जैसा ही है, यूनिस्वैप के जैसा, पैनकेक स्वैप के जैसा, इसी तरह के है क्या? तो उसी तरह का काम करती है और बेटर है उससे भी। वो कैसे बेटर है? देखिए इसमें क्या क्या चीजें अलग हैं वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा पैनोरामा एक्सचेंज में,
ट्रांजैक्शन का जो फीस लगेगा सॉरी, ट्रांजैक्शन का फीस जो लगेगा वो सबसे कम है। ये मतलब फीचर, सबसे बढ़िया फीचर यहाँ पे डाला गया है पैनोरामा एक्सचेंज में। इसकी वजह से होगा क्या कि दुनिया भर के जो ट्रेड करने वाले, खरीदने बेचने वाले लोग हैं, वो क्या प्रिफर करेंगे? बहुत ज्यादा खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, वो लोग सोचेंगे कि महंगा खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे, वहां पे फीस ज्यादा देने से अच्छा है कम फीस जहां पे लग रही है वहां पे हम जाएं और वहां से हम खरीदे और बेचे, तो वो ट्रैफिक भी यहाँ आएगा। और दूसरा यहाँ पे सबसे बढ़िया फीचर जो पैनोरामा एक्सचेंज में है, और वो वर्ल्ड क्लास फीचर है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है, लॉक लिक्विडिटी फीचर। देखिए, अगर यूनिस्वैप में हम जाते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट में लिक्विडिटी वहां से क्या कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 100 लोग आ गए, $1000 की लिक्विडिटी डाल दी, $1,00,000 की लिक्विडिटी बन गई, और 1 मिनट में रिमूव कर सकते हैं कि यस, वो रिमूव भी कर सकते हैं। अब लेकिन पैनोरामा में है क्या कि वहां पे लिक्विडिटी आ गई और आप और हम सब ने मिलके समझ लीजिए 6 महीने को उसको लॉक कर दिया, तो यहाँ पे कंट्रोल अब हमारा भी नहीं रहेगा। 6 महीने तक वो लिक्विडिटी ना कि हम रिमूव कर सकते हैं, ना पैनोरामा एक्सचेंज कर सकता है, ना कोई दुनिया में कोई और कर सकता है। उसको वो लॉक उसी तरह से रहेगा जितने टाइम के लिए हमने लगाया है। इसकी वजह से होता क्या है कि उस लिक्विडिटी पूल का एक क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। मार्केट में दिख रहा है लोगों को कि भाई यहाँ पे 10 मिलियन की लिक्विडिटी है, 20 मिलियन की लिक्विडिटी है, 1 बिलियन की लिक्विडिटी है, और वो सारी की सारी लॉक है, आने वाले 6 महीने तक हिलेगी नहीं। तो सोचिए, जो बंदा ट्रेड करना चाहता है वो क्या करेगा? यहाँ पे आएगा या सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाएगा? यहीं पे आएगा। ठीक है, अब ये बेनिफिट, अब अगर यही सिस्टम, यही लॉक फीचर आप अगर देखेंगे तो हम पैनकेक स्वैप में कुछ लिक्विडिटी लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थर्ड पार्टी क्या लेना पड़ता है? लॉक करने का फीचर लेना पड़ता है, और वो लॉक करने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा आता है। मतलब क्या, एक आध लॉक सिस्टम लगाने के लिए $200 का खर्चा आएगा। मतलब हर किसी को लिक्विडिटी लगानी है तो $200 का खर्चा करके लिक्विडिटी लॉक तो कोई करेगा नहीं। अब ये फीचर ऑलरेडी बाहर है, लेकिन थर्ड पार्टी यूजर के पास है, थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट करना पड़ता है लॉक करने के लिए। अब यहाँ पे हो क्या गया, अब यहाँ पे सेम लिक्विडिटी पूल में आप अपने हिसाब से एक दिन से, अपने हिसाब से 10 साल, 20 साल, 2 दिन, 10 महीने, जो भी टाइम चूज करें उस हिसाब से लिक्विडिटी को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। अब ये हो गया एक एडवांस बेनिफिट, एडवांस फीचर ऑफ पैनोरामा। अब दूसरा इसमें सबसे बढ़िया और वर्ल्ड क्लास फीचर क्या है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखिए, जब किसी भी स्वैपिंग एक्सचेंज में, मतलब वो पैनकेक स्वैप हो, यूनिस्वैप हो, कोई भी एक्सचेंज हो या पैनोरामा हो, यहाँ पे लिक्विडिटी मैं ऐड कर रहा हूँ। कहाँ से होती है लिक्विडिटी? वो कहाँ पे होगी? मेरे वॉलेट से लिक्विडिटी ऐड होगी। अगर रिमूव करूंगा तो कहाँ आएगी? मेरे ही वॉलेट में आएगी। मतलब यहाँ पे पूरा कंट्रोल मेरे पास है। अब ये हर किसी का हर किसी के पास है, मतलब ये डिसेंट्रलाइज तो हो गया। अब ये चीज तो हर किसी के पास है, लेकिन होता क्या है, लॉक करने के बाद 6 महीना हो गया और 6 महीने के बाद मैं विड्रॉ कर रहा हूं, तब तक 6 महीने में कुछ चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गलती से कहीं मेरे फ्रेजेस, वॉलेट के फ्रेजेस जो रहते हैं, प्राइवेट कीज जो रहती हैं, वो मैंने कहीं गवा दी और किसी के पास चली गई, या किसी ने हैक कर ली। ये चीजें हो रही हैं, बहुत बार हुआ है, बहुत सारे लोगों के टीबैक भी चले गए हैं इसकी वजह से। होता क्या है, रैंडमली फ्रेजेस डाले जा रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है, तो कुछ बग्स वाले मैसेजेस भेज दिए जाते हैं, उस पर क्लिक किया जाता है, क्लिक करने की वजह से अपना स्क्रीन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लोगों को वहां जाके हम एक्सेस दे देते हैं, इस वजह से हमारे प्राइवेट कीज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। अब वो बंदा क्या कर रहा है, उसके पास अभी अपने फ्रेजेस है, ठीक है, ये लिक्विडिटी लॉक है, उसने चेक कर लिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके, स्कैन पॉलीगॉन स्कैन में जाके चेक कर लिया कि ये कब रिलीज होगी, वो डेट देख के बैठ गया। अब आपसे फास्ट वो है, क्योंकि हम टेक्निकली बंदे तो नहीं है, हम
आज लिक्विडिटी रिमूव करना है, चल भाई 4 दिन और बाद देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसा सोचे। लेकिन वो नहीं सोचेगा, उसके पास फ्रेज होने की वजह से वो क्या करेगा, इमीडिएट रिमूव करेगा और वहां से उड़ा के बेच देगा। अब यहाँ क्या होगा, अगर ऐसा हुआ हो तो वो तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन पैनोरामा में यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशन का भी एक यूज किया गया है। अब उस बंदे ने क्या यूज किया, फ्रेजेस भी हैक कर लिए, निकाल लिया। लेकिन अब उसको लिक्विडिटी से रिमूव होने के बाद मुझे मेरा माल उठा के ले जाना है तो नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी रिमूव करते वक्त वो फ्रेजेस तो पूछेगा, प्राइवेट की होगा, उसके पास पासवर्ड होगा तो रिमूव तो कर पाएगा। लेकिन उसी वक्त क्या पूछेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो कि आपके मोबाइल में होगा, जो उसके पास नहीं होगा। अब इस वजह से होगा क्या, फ्रेजेस भी चले गए लेकिन आपका असेट सिक्योर हो गया। तो सोचिए कि कितनी बढ़िया सोच डेवलपर ने बनाई है। फिरोज सर हो, नितिन सर हो, इनका मैं बहुत मतलब फैन हो गया इस वजह से कि उन लोगों ने सिक्योरिटी पे बहुत काम किया है। अपनी कम्युनिटी के लिए सिक्योर करके लोगों का पैसा कैसे मतलब जो वॉलेट में है वो भी कोई उड़ा ना ले जाए, ये चीजें उन्होंने देखने की कोशिश यहाँ पे की है। अब और उसके साथ 3 जनरेशन तक रेफरल प्रोग्राम भी हमें दिया गया है। इसका मतलब आप अगर समझ रहे हो, एक स्वैपिंग एक्सचेंज आप खुद का है। ये 3 जनरेशन ऑफ रेफरल प्रोग्राम मतलब क्या है, मतलब मेरे हिसाब से आपका खुद का एक स्वैपिंग एक्सचेंज है। ये मतलब देखिए, किसी भी एक्सचेंज में आप अगर रेफर कर रहे हो, वहां पे खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, उसका किसको जा रहा है बेनिफिट, ट्रांजेक्शन फी का, उसको ही खुद को जा रहा है या तो एक्सचेंज को जा रहा है। ओके, अब दूसरा यहाँ पे इन्होंने 3 जनरेशन पे दिया है अपना खुद का रेफरल प्रोग्राम की वजह से। तो आप किसी को रेफर कर रहे हो, वो यहाँ आके ट्रेड कर रहा है और उसके बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। उसने किसी को किया, उसके बेनिफिट मिल रहे हैं। तीसरे जनरेशन में किसी ने किया तो उसके बेनिफिट मिल रहे हैं। मतलब जो आपने अपनी खुद की कम्युनिटी बनाई है इस पैनोरामा एक्सचेंज में ट्रेड करने वाली, तो वो सारी की सारी आपकी है। ना आपने कुछ पैनोरामा स्वैप डेवलप किया है, ना कुछ उसका लॉजिक डिसाइड किया है, कुछ नहीं किया हमने। खाली क्या किया है, उसको यूज किया है और सारे लोगों को जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन रेफर किया है। और इस वजह से मुझे क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है ट्रांजेक्शन का, जिसका मतलब मेरा खुद का एक एक्सचेंज बन गया है। मैं खुद मालिक बन रहा हूं एक एक्सचेंज के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक ये 3-4 जो बेनिफिट्स हैं, ये पैनोरामा एक्सचेंज के सबसे बड़े बेनिफिट्स मैं मानता हूं। और इस वजह से पैनोरामा स्वैपिंग एक्सचेंज जो है दुनिया में बहुत आगे जाने वाला है। और आप हम बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, बढ़िया जगह पे हैं, खुशकिस्मत हैं कि ये सबसे पहले हमें मिल रहा है और हमसे इसकी शुरुआत होगी, आगे चल के जनरेशन टू जनरेशन इसका बेनिफिट भी सबसे ज्यादा हमें मिलेगा। अब देखिए, स्वैपिंग एक्सचेंज तो डेवलपर ने डेवलप कर दिया, तो यहाँ पे इंटेंशन क्या हो सकता है, जो भी अपना डेवलपर है, जो भी अपने डेवलपर हैं, उनका इंटेंशन क्या होगा, वो हमारा बेनिफिट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, ये सच में मैं बोल रहा हूँ इस हिसाब से है क्या, तो वो समझने के लिए क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा हम अगर समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये इंटेंशन इनका क्या है और कैसे चलता है। देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता कैसे, उसका एक एग्जांपल इस पिक्चर में दिया गया है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट का शब्द का अर्थ देखेंगे तो क्या होता है, समझ लीजिए रेंट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करते हैं ना हम लोग, एग्रीमेंट के हिसाब से एग्रीमेंट जो होता है, रेंट एग्रीमेंट में लिखते हैं कि मैं पार्टी हूँ, फर्स्ट पार्टी हूँ, आप सेकंड पार्टी हो, मेरा घर है, आप रेंट पे रहने वाले हो, और महीने का आपको 5,000 रुपये रेंट देना है, 10,000 रुपये डिपॉजिट देना है। अगर आप घर छोड़ के जाने वाले हो तो 2 महीने पहले बताना होगा। ऐसी सब हम क्या लिख रहे हैं उसमें, कंडीशंस उसमें लिखते जा रहे हैं। और वो एग्रीमेंट बना के हमने साइन कर दी, कोर्ट में उसका एक कॉपी भी रख दिया, मतलब नोटरी कर लिया, उसकी कॉपी नोटराइज कर ली। अब होता क्या है, ये तो हमने एग्रीमेंट कर दी, लेकिन फिर भी
कई एग्रीमेंट टूटते हैं, मतलब मैं 2 महीने पहले आपको एडवांस बताना चाहिए था लेकिन उसने बताया नहीं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, पैसा नहीं वो बताया नहीं इसलिए वो 10,000 नहीं दे रहा है, ऐसे सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन कंप्लीट नहीं होते बहुत बार, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता तो कैसे होता? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नथिंग बट ये क्या है, एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि जैसे लिखा है उसी हिसाब से चलेगा। अब होता क्या है इसमें, समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैं रेंट पे लेने वाला हूँ और वो घर जो है उसका भी एक डिजिटल असेट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, डिजिटल असेट है, तो वो डिजिटल असेट रेंट पे ले रहा हूँ, तो उसको हमने लिंक कर दिया उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें लिख दी गई। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक मतलब समझ में आ जाएगा। समझ लीजिएगा एक रिबोक का शोरूम, शूज कंपनी, रिबोक कंपनी है, और वो चाहती है कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। अब ऑलरेडी ये सारा कुछ सिस्टम उनके पास है। किस तरह से है? वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका सर्वर रहेगा, उस सर्वर पे वो सारा कुछ लिखा है और मतलब उसकी चेन उसी हिसाब से चलती है। मतलब प्रोडक्शन तैयार हो गया, प्रोडक्शन से कहाँ जाएगा? गोडाउन में जाएगा, गोडाउन से बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है दुनिया का, उसके पास जाएगा, उससे इंडिया वाले के पास जाएगा, वहां से डिस्ट्रिक्ट वाले के पास जाएगा, तालुका वाले के पास जाएगा, और लास्ट में रिटेलर के पास जाएगा। ये चेन उसकी बनी हुई है। अब होता क्या है, कभी कभी ये बीच वाले लोग जो हैं उनके पास माल आने के बाद उसी में डुप्लीकेट माल क्या कर रहे हैं, मिक्स करके भेज रहे हैं। अब कंप्लेंट किसको आ रही है? रिबोक को आ रही है कि भाई आपके शूज क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट आ रहे हैं। अब इसके लिए उन्होंने स्कैनर लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन डेटा भी तो चेंज हो सकता है। अब सेंट्रलाइज होने की वजह से सर्वर का डेटाबेस इंजीनियर कोई होगा, उस डेटाबेस इंजीनियर को पता है कि डेटाबेस किस तरह से सेव हो रहा है, लाइन टू लाइन उसको पता होता है। अब वो जाके करेक्ट कर रहा है, जो डुप्लीकेट शूज उसमें डाले गए हैं उसके भी कुछ स्कैनिंग उसमें डाल रहा है, स्कैन के कोड जो है उसमें डाल रहा है, और जब भी वो स्कैन किया जाता है तो वो आगे चल के क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है ओरिजिनल है करके। तो ये कस्टमर को तो डुप्लीकेट माल जा सकता है, क्यों? क्योंकि डेटाबेस में चेंजेस किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर वो यही चीज हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के सर्वर की जगह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब डिप्लॉय कर दिया, अब वही सिस्टम इंटरनेट पे भी है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ गई। अब जो कंपनी क्यूआर कोड डाल रही है वही रहेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एडिट कर नहीं सकते, डिलीट कर नहीं सकते, कुछ चेंजेस तो कर सकते नहीं है, डेटाबेस तो चेंज होगा नहीं क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे जाएगा। ब्लॉकचेन में डेटा अगर स्टोर हो गया तो उसको एडिट और डिलीट करना तो इम्पॉसिबल है। आज तक 12 साल में ये तो पॉसिबल नहीं हुआ कि डेटाबेस चेंज हुआ है। तो इस हिसाब से अगर वो डेटाबेस के हिसाब से आगे चलता जाएगा, सबको पता चलेगा कि कितना एक्चुअल माल है, कौन कहाँ अगर गलती कर रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा। तो ये चीज होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और आगे चल के अगर क्यूआर कोड स्कैन कर दिया किसी कस्टमर ने, उसको ऐप दे दिया गया है, अपने कंपनी का ऐप दिया है, उसमें स्कैन करो, वो बता देगा कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इस वजह से होगा क्या, डुप्लीकेसी रिबुक की बच जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। अभी रेंट एग्रीमेंट का होता है जो उसने तोड़ दिया, तो अभी यही अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे होता तो वो अपने वॉलेट से पैसा काट के ही उसको रेंट दे देता। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने एग्रीमेंट साइन कर दिया, मतलब क्या, उसको अथॉरिटी दे दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कि हर महीने 10 तारीख को मेरे वॉलेट से काटो और इस वॉलेट में ट्रांसफर करो। मैंने साइन कर दिया, एक्चुअल साइन नहीं होता, उसको हम अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो उसको अप्रूव कर दिया तो यहां से कटेगा और वहां जाएगा, और यहाँ पे जो बैलेंस है वो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। क्यों? जब तक मैंने 1 साल का एग्रीमेंट किया होगा तो 1 साल का रेंट के हिसाब से वहां पे बैलेंस रखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये सब चीजें वहां पे मेंशन होती है। तो ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीजें चेंज नहीं हो सकती। अब स्वैपिंग एक्सचेंज क्या है? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। टोकन क्या है? ये भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ब्लॉकचेन
ओवरऑल ब्लॉकचेन भी देखेंगे तो भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारी चीजें डेवलप होने के बाद इसमें कोई चेंजेस किए नहीं जा सकते, ये इसका क्या है, बेनिफिट है। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें बन गई, तो डिसेंट्रलाइज दुनिया आती जाएगी आने वाले दिनों में। जो भी अभी डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं, मतलब बैंकिंग हो, कोई भी चीज हो, बैंकिंग तो बहुत ज्यादा रैपिडली इस पे इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में। अगर बैंक्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन्स का यूज नहीं करेंगी तो वो खत्म हो जाएंगी, जो यूज करेंगी वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। तो इस वजह से कई बैंकों ने ऑलरेडी उनके डेटाबेस को ब्लॉकचेन पे स्टोर करना शुरू कर दिया है, ब्लॉकचेन को यूज करना शुरू कर दिया है। एक मुझे जितना पता है कि एक गवर्नमेंट है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ या कोई और गवर्नमेंट है, एग्जैक्ट पता नहीं है, छत्तीसगढ़ ही है। उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट हो या वहाँ के कोई और सर्टिफिकेट्स होते हैं जो पर्सनल सर्टिफिकेट, वो अभी ब्लॉकचेन पे उन्होंने देने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में जो अपना कोविड का सर्टिफिकेट आता है वो ब्लॉकचेन पे आता है। हम ब्लॉकचेन का बहुत पहले से भी यूज कर रहे हैं। हमारे मोबाइल्स में आने वाले ओटीपीज जो होती हैं वो ब्लॉकचेन की वजह से आ रही हैं। हमारा यूपीआई जो ट्रांजैक्शन होता है, गूगल पे, फोन पे, ये सारा कुछ भी ब्लॉकचेन पे उसके ट्रांजैक्शन होने की वजह से देखिए हम कंट्रोल दे रहे हैं किसी को भी, वहां पे फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये सारा कुछ कन्वर्ट होता जाएगा आने वाले दिनों में डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, और बहुत आगे ये चीजें जाने वाली हैं। तो यही कन्वर्जन होगा आगे। बहुत स्कोप है इन सब्जेक्ट में, इन सेक्टर्स में। तो आप सब बने रहिए, बहुत कुछ सीखना सिखाना बहुत बाकी है। हम सीखते जाएंगे, सिखाते जाएंगे तो बहुत इसमें पैसा भी बन सकता है। और हम सब जुड़े हुए हैं पैसा कमाने के लिए, एक दूसरे को बड़ा करने के लिए। तो जितना मुझे वक्त दिया गया था 1 घंटे का, मैंने कोशिश की है कि जितना मैं बता सकूं, ये सब्जेक्ट को कवर कर सकूं, मैंने किया है। और अगर इसके अलावा भी कुछ और आगे चल के करना पड़ा तो हम एक एक सब्जेक्ट लेते लेते और बहुत इसमें सीखते जाएंगे। तो यही मुझे कहना था। और आप सब ने, ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी हो और ब्लॉकओरा कम्युनिटी हो, आप सब ने मुझे मौका दिया इस सेशन में बात करने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही मौका और मिला तो और हम करते जाएंगे। यही बोल के मैं मेरे 2 शब्द यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस्टर नितिन पटेल सर। आपने आज बहुत ही जबरदस्त दिल की गहराई से इतना सिखाया आज आपने, क्या डिफरेंस रहता है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का, और मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें आपने आज बताई। इसका निचोड़ एक ही कहना चाहूंगा कि आज कह सकते हैं कि जैसे एक पुरानी दुनिया से हम नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं, उसका आपने एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी एक एनालिसिस कर कर आपने यहाँ पर पूरे हमारे जो स्टूडेंट्स को बताया। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि इतना अच्छा तरीके से आपने यहाँ पर सिखाया। होप आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे सारे स्टूडेंट्स है उन्होंने यहाँ पे आज सीखा, समझा, क्योंकि ये सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जल्दी ही कहते हैं एक पैराडाइम शिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं, जैसा हमारे, और मैं हमेशा कहता हूँ नितिन नाम के लोग बहुत होशियार रहते हैं। हमारे एक डेवलपर है नितिन जगतियानी सर, तो यहाँ पे एक जबरदस्त हमारे दोस्त है नितिन पाटिल सर। तो बहुत जबरदस्त क्लास रहा, अमेजिंग। मैं भी इतना बहुत बहुत बढ़िया लगा रियली सर। थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट की तरफ से मैं सर आपको थैंक यू सो मच कहता हूँ। क्योंकि जैसा हमारे नितिन जगतियानी सर ने कहा था कि अभी ब्लॉकओरा पैनोरामा इकोसिस्टम का जो एक इतना बड़ा इंजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब इंजन स्टार्ट हुआ तो गर्म हुआ तो सारी चीजें एक प्लग इन किया जाता है। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ये टेक्नोलॉजी बन रही है जहाँ पे बहुत से अपडेशन चल रहे हैं बैकएंड में, रात और दिन कंटिन्यू काम चल रहा है। और हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस है, कुछ डिले है एक, लेकिन ये जो रहता है ये नेचर है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, या तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के बारे में कह सकते हैं। तो होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज बहुत से लोगों ने सीखा, समझा, और इसी नॉलेज और इसी ज्ञान के आधार पर, एक आने वाला जो एक भविष्य कह सकते हैं
बहुत बहुत ब्राइट लेवल पर आप कर सकते हैं। यहाँ पे सभी ने क्रिप्टो गुरु जी ने कहा कि अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सभी के तरफ थैंक से यू वेरी मैं मच सर। नितिन सर को कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच कि इतना जबरदस्त तरीके से आपने ये सिखाया, समझा। पुरानी दुनिया से हम नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये एक रिवॉल्यूशन है, हर कोई यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो इतना बड़ा दुनिया का इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, इस रिवॉल्यूशन में हर कोई पार्टिसिपेट कर कर आगे बढ़ रहा है। जैसे हम सारे वॉलंटियर है, जैसे नितिन सर है, मैं है, हम सब एक सेवा भाव नाते से एक आपके जीवन में वैल्यू ऐड करें, इसलिए ये सारे हम सेशन ऑर्गेनाइज करके ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी एक वॉलंटियर नाते आपको सिखाने के लिए यहाँ पर है, समझाने के लिए है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए है। जितने लोग जूम पे आज सुन रहे हैं या तो यूट्यूब पे भी ये सेशन हमने रिकॉर्डिंग लाइव डाल दिया है, ताकि उसको भी बहुत, मैं जानता हूँ जैसा मैं सिक्किम को गया था तो बहुत से हमारे स्टूडेंट मुझे मिले, सर बोले जूम पे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की जितने भी क्लासेस होते हैं, उन क्लासेस को बार बार 8 बार 10 बार सुनने वाले लोग हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे कि इतना सीखने का जज्बा है, इतना सीखने का एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड को रियली सलाम है। और मैंने जितने थैंक्स कहूँ उतना कम है नितिन पाटिल सर को, कितना जबरदस्त अरे तरीके सर, से ऐसा मत कहो। सिखाया इसके लिए। आप लोगों ने ही सिखाया है। देखिए, मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि मैं पिछले कई सालों से शेयर मार्केट में कर रहा हूँ, लेकिन क्रिप्टो में आप ही ने तो लाया है हमें। मैं एक्चुअली इतना सब जान पाया आपकी वजह से, क्योंकि मैं 2008 से बिटकॉइन को सुना है मैंने, लेकिन पिछले 2 साल पहले तक मैं पूरी गाली देने वाला बंदा था। आज उसके बारे में सिखा पा रहा हूँ, तो उसकी वजह आप लोग हो। आप इसाक सर हो या रियाज सर हो या फिरोज सर हो, नितिन सर हो, सब कुछ आप लोगों से सीख रहे हैं। एक कह सकते हैं कि थोड़ा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, कि थोड़ी मतलब जिज्ञासा होती है कि थोड़ा पढ़े लिखे, ये पढ़ लिख के कुछ जानकारी ज्यादा है, नॉलेज नहीं कह सकता, जानकारी है मेरे पास, वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँ। और डेफिनेटली मैं ये करूंगा कि आगे चल के भी ऐसे और सब्जेक्ट्स पे हम सेशंस करते जाएंगे, तो ताकि सभी को जितना मैं समझ पाया वो समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत ये आपका बड़प्पन है, आप कह रहे हैं कि हमसे सीखा, और हर किसी से सिखाया जा सकता है। हमारा सीखने का एटीट्यूड चाहिए। जैसा मैंने, मेरा स्वभाव या तो हमारे दुनिया में और कामयाबी का यही सीक्रेट रहता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छे गुण रहते हैं। उन अच्छे गुणों को लेना है, अच्छे गुणों को समझना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जिंदगी का नाम कहते हैं कि सफर है, लाइफ इज अ वन जर्नी। तो इस जर्नी में हम कितना सीखे, कितने लोगों के जीवन में हमने वैल्यू ऐड कर दिया, कितने लोगों को सिखाया, कितने लोगों को समझाया, इस पर ही रहते हैं। और जिंदगी यही है कि सीखते सीखते हम आगे बढ़े और जो सीखा है वो दे, नॉलेज दे। जैसे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी में आज डेली 9 से 10 बजे तक ये नॉलेज और ज्ञान देने का कार्यक्रम चलते रहता है। बहुत से लोग अभी भी सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे जहां तक इस इकोसिस्टम में मुझे बहुत फक्र है, बहुत एक इमोशनल अटैचमेंट है इस प्रोजेक्ट के साथ में, क्योंकि आज तकरीबन जैसा आपने 2008 से कह सकते हैं, 2008 से मैं बिजनेस में हूँ। मैं भी बैंक में काम किया, बहुत से अलग अलग बिजनेसेस में काम किया है। तो अब तक के इतने बिजनेसेस में का नंबर 1 ये बिजनेस है। लेकिन कहते हैं कि जब अच्छी चीजें होने वाली रहती है, अच्छा प्रोजेक्ट बनने वाला रहता है, अच्छा बिजनेस होने वाला, तो उसके लिए हमें समझना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। तो बहुत सी बातें हैं, जल्दी ही कह सकते हैं कुछ दिन इतने रहेंगे कि उंगली पे आप जो आपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, जितनी उंगलियां दिख रही है, उतनी उंगलियों के दिन में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फ्लाई करने वाला है। तो बिल्कुल सर, बहुत सारे बिल्कुल। गुड न्यूज़ेस है। बस मैं दोस्तों एक संयम रखने के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत से लोग हैं उनको धीरज नहीं रहता। बहुत से लोग असंयमित रहते हैं, जिनको धीरज ही नहीं रहता। मैं उन सभी को दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा-सा संयम रखें। क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं, आप जो पूछना चाहते हैं, उससे हज़ार गुना ज़्यादा सॉल्यूशंस के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर कर हमारा काम चल रहा है। तो सारे डेवलपर रात-दिन कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। जल्दी ही मैंने जो उँगलियों के पर दिन गिन सकते हैं, इतने दिन में हमारा जो फ्लाइट स्टार्ट होने वाला है, इंजन स्टार्ट हो चुका है। सो सभी सीट बेल्ट बांध कर रेडी रखिए, क्योंकि आने वाला भविष्य बहुत 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 स्ट्रांग है दोस्तों, बहुत स्ट्रांग है। जल्दी ही गुड न्यूज़, अपडेशन, फाइनल मोमेंट पे हम आ चुके हैं। इस फाइनल मोमेंट पे हमें सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ना है। अभी आप कहते हैं मनुष्य का स्वभाव रहता है अलग अलग तर्क वितर्क निकालना। मैं एक ट्रेनर रहने कहता हूँ, हमारा मनुष्य का जो माइंड है वो बहुत से अलग अलग
अर्थ निकालते रहता है, कभी अर्थ निकालता है, कभी निरर्थक भी लगाते रहता है, क्योंकि स्वभाव है मनुष्य का, एक माइंड का नेचर रहता है ये हमारे। तो मैं चाहता हूँ, मैं या आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक अच्छे पॉजिटिव मानसिकता के साथ अपने माइंड का प्रोग्राम करें, क्योंकि माइंड सेट इज एवरीथिंग। क्या रहता है? माइंड सेट इज एवरीथिंग। आपका माइंड सेट क्या है? जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, इसका माइंड सेट आपने कैसे सेट किया है? अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से माइंड सेट सेट किया है, तो आने वाला भविष्य आपका पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव माइंडसेट सेट करेंगे तो आने वाला भविष्य भी नेगेटिव होगा। जो कुछ है वो आप पर ही निर्भर है। और आज ये प्रोजेक्ट की जबरदस्त चीज कह सकते हैं कि पिछले 18 महीने में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ही हमारा जो मेन एक मीटिंग है, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये चीजें यहाँ पर पता चलेगी। आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे बहुत से न्यूज आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो न्यूज या तो अपडेशन सारी चीजें बताने के लिए कुछ समय भी रखे। और कहते हैं कि एक हाथी गया और पूछ रहा है हमारे इस प्रोजेक्ट के उसमें, यानी वो भी सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। इसके लिए यानी एक जबरदस्त सवेरे कल का जो सूरज रहेगा दोस्तों, कल सुबह 11:30 बजे हमारे बहुत जबरदस्त ग्रेट पर्सनैलिटीज जैसे रियाज पटेल सर हो, फिरोज सर हो, जो भी अच्छे हमारे फाउंडर, डेवलपर, कोर कम्युनिटी लीडर, हार्ड कोर लोग आकर कल का सेशन लेने वाले हैं। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11:30 बजे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों देखिए एक अलग इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है। बात को समझिए, अलग इंडस्ट्री जैसा भी नितिन सर ने कहा कि सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि वहां पे काम करने का एक कल्चर कैसे रहता है सेंट्रलाइज दुनिया का। जैसे मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम किया था पहले, तो आईसीआईसीआई बैंक का कल्चर कैसा है, वहां पे काम करने का स्टाइल कैसा रहता है, उसी तरह स्टेट बैंक में जाएंगे तो उधर का काम करने का कल्चर कैसे रहता है, उसी तरह किसी लोकल कोऑपरेटिव बैंक में जाएंगे तो वहां का कल्चर कैसे रहता है। ये अलग अलग कल्चर रहते हैं। उसी तरह डिसेंट्रलाइज्ड में भी एक फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसका नाम है ब्लॉक और इकोसिस्टम, पैनोरमा इकोसिस्टम, जो कि दुनिया के सबसे एडवांस क्रिप्टो के जगत में का सबसे एडवांस टोकोनॉमिक्स, सबसे एडवांस लॉजिक के साथ ये प्रोजेक्ट दोस्तों और लॉन्च हो रहा है और इंट्रोड्यूस हो रहा है। अभी भी हम बेबी स्टेज में है, अभी भी हम अर्ली स्टेज में है, ये हमेशा याद में रखना है। अभी तो प्रोजेक्ट शुरुआत भी नहीं हुआ, इट्स जस्ट एंड जस्ट ट्रेलर। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, तो आज का ये सेशन को हम विराम देते हुए, कल के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11:30 बजे कल हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है सेम जूम लिंक हो, कल का 11:30 का सेशन मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं ग्लोबल ब्लॉकचेन के एकेडमी के थ्रू जितना भी हमारा पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार है, ये हमेशा याद में रखना है। ये कम्युनिटी भले ही चाहे डिसेंट्रलाइज वे पर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कनेक्ट है, कहीं ना। और ये इतना इतना जबरदस्त ब्लॉकचेन का कहते हैं ना, ब्लॉकचेन का जोड़ है, इतना जबरदस्त हैशटैग है कि कम्युनिटी में एक न्यूज इमीडिएटली हर दूसरे तरफ फैलती हुई जाती है। बस ये है कि यहाँ पे सीखने का एटीट्यूड रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आम इंसान को समझने के लिए 10 साल लगने वाले इस टेक्नोलॉजी, जो आज चीजें नितिन सर ने यहाँ पर सिखाया, क्या रहता है सेंट्रलाइज दुनिया, क्या रहता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, क्या रहता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो हम कहते हैं कि इस क्रिप्टो की जगत में का एक न्यू फेज की तरफ जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। जो हमारा पैनोरामा है, पैनोरामा स्वैप है, वो हमारा जल्दी ही लॉन्च हो रहा है। तो जमे रहिए, बने रहिए दोस्तों। आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है, अनबिलीवेबल। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में है, मेरा सेंटेंस याद में रखिए। आज जितने भी लोग भाग्य से इस प्रोजेक्ट में हैं, इसको एक ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखिए। हमेशा कहते हैं कि एक रॉबर्ट कियोसाकी उनके बुक्स में कहते हैं कि आपका एटीट्यूड कंप्लेन का है या ग्रेटिट्यूड का है, ये आपको खुद पर निर्भर करता है। अगर आपका एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड का है, तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, स्काई इज द बिगिनिंग है। और अगर कंप्लेन का है, तो कंप्लेन करते रहेंगे तो अपने आप को और दुनिया को कोसते रहेंगे, उसमें कुछ पा नहीं पाएंगे। आगे बढ़ने का एटीट्यूड चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट। जैसा आज यहाँ पे नितिन पाटिल सर का है, यहाँ पे नितिन जगतियानी सर का है, फिरोज सर का, रियाज सर का है, आमिर खान देसाई जी का है, पांडुरंग निश्चल जी का है, हमारे सारे हार्ड कोर, सारे कोर कट्टर लीडर्स है यहाँ पे, 100 वॉरियर्स है, जिन्होंने उनकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे समय नॉलेज यहाँ पर लगाया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि नॉलेज हम दे सके, और ये नॉलेज देते हुए हम एक अच्छे रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप खड़ा करते हुए हम आगे बढ़े और अपने जीवन की एक अच्छी पारी खेले, ताकि हमारा आने वाला जो जनरेशन है,
हमारा आने वाला जनरेशन कहे कि हमारे इन ये पिलर से, ये हमारे पूर्वज है कि इन्होंने ब्लॉक और इकोसिस्टम में काम किया, इसके वजह से आज हमारे जनरेशन का इतना बड़ा ये काम हुआ, इतना बड़ा नाम हुआ है। क्योंकि ये दोस्तों ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन पास करने वाला लाइफ टाइम बिजनेस है, ये हमेशा याद में रखना है। दिस बिजनेस इज अ लाइफ टाइम, लॉन्ग टर्म का, लाइफ टाइम का ये बिजनेस है, शॉर्ट टर्म का ये बिजनेस नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि लॉन्ग टर्म के बिजनेस के एक एक लेसन हम कूट-कूट कर पी रहे हैं। जैसा आज नितिन पाटिल सर का एक सेशन हमने कूट कर पिया, तो उसी तरह कल का जो हमारा सेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है। कल सुबह 11:30 बजे सेम ज़ूम लिंक के साथ आप आना है और इस सेशन का बेनिफिट्स आपने लेना है। तब तक के लिए मैं पूरे सारे हमारे परिवार जो ब्लॉकरा फाउंडेशन पैनोरमा इकोसिस्टम का पूरा परिवार है, पूरे परिवार की तरफ से आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है नितिन पाटिल सर जी को मैं और एक बार धन्यवाद कहता हूँ और आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ कि आपने इतना ध्यान देकर सीखा, समझा और आपकी जिंदगी में डिसीजन लिया कि ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का आज का ये क्लास अटेंड करने का, जिसमें आपका आने वाला भविष्य बहुत स्ट्रांग होता है। बस एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारे जो क्लासेस रहते हैं, इन क्लासेस में पूरे टीम को लेकर आना। ये टीम वर्क का काम है, अकेले का काम नहीं है। आज ये दुनिया का इतना बड़ा इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, तो किसी अकेले की ताकत नहीं है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन आज पूरे 60,000 कम्युनिटी है, तो इन सारे लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा श्रेय है। जो इनकी सभी की मेहनत की वजह से ये प्रोजेक्ट आज यहाँ पर खड़ा हुआ है और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। जो पहला कदम, पहला पड़ाव है, जिसको नेक्स्ट बिटकॉइन, बियॉन्ड द बिटकॉइन एंड बेटर देन बिटकॉइन, उस तरफ ये जाने ही वाला है। बस जो एक अंतर जो है ना समय का रहता है, समय, एंड समय बहुत कुछ सिखाता है, तो ये समय से सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सीखे, समझे और आगे बढ़े। मिलते हैं सेम जूम लिंक के साथ कल 11:30 बजे। एक जबरदस्त स्पीकर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर रियाज पटेल सर, हो सकता है फिरोज सर भी रहे, नितिन जगतियानी सर भी रहे, तो उस सेशन का भी आप मैक्सिमम बेनिफिट ले और आपके जीवन में आगे बढ़ते रहें। ज़ूम लिंक ही, ये जो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का ज़ूम लिंक है, यही एक माध्यम है कि जहाँ से आपको रियल ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन और जो भी नॉलेज है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है रिगार्डिंग द क्रिप्टो टेक्नोलॉजी एंड रिगार्डिंग ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी इकोसिस्टम। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। ओके।